दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हैं और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। क्या था आपका क्वेश्चन फॉर यू? अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। ऑप्शंस हैं शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? लाइव चैट में अभी लिखिए आप लोग। तो अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर, पृथक रहकर करते हैं। इसलिए यहाँ का जो अध्यक्षात्मक शासन है वो किस पर आधारित होता है? शक्तियों के पृथक्करण पर। और जो राष्ट्रपति होता है उसी के पास कार्यपालिका शक्ति वास्तव में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो स्वतंत्रता पूर्वक करता है। जबकि भारत में क्या है? कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है राष्ट्रपति, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन होता है उसमें वास्तविक शक्ति कार्यपालिका की राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग लाइव ज़रूर जुड़ा करें 2 बजे, और लाइव चैट में जितने भी लोग जुड़ते हैं वो आंसर किया करिए। केवल जुड़ना नहीं है, आप लोगों को आंसर भी करना है लाइव चैट में, ताकि आप लोग का पार्टिसिपेशन बना रहे और आप लोग अपना इवैल्यूएशन लास्ट में कर सके कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है आज। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, यह संसद को राज्य सूची के विषय के बारे में कानून का अधिकार दे सकती है, कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बात करें कि यह धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, तो किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अनुच्छेद 109 में लिखा गया है कि कोई भी धन विधेयक जब लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे किसके पास भेजा जाता है? राज्यसभा के पास सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास शक्तियां कैसी होती है? सीमित। राज्यसभा उस विधेयक पर 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें दे सकता है या नहीं दे सकता है। लेकिन अगर वो 14 दिन के भीतर नहीं देता है अपनी सिफारिशें, तो भी ये धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। और जो सिफारिश अगर राज्यसभा देता है लोकसभा को, तो लोकसभा इस संबंध में स्वतंत्र है कि वो राज्यसभा की इन सिफारिशों को माने या ना माने। तो ठीक है, इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 109 में लिखा गया है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। ऑप्शन बी क्या है? यह संसद को राज्य सूची के विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। कौन? राज्यसभा। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में लोकसभा यानी संसद के पास राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 252 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बना सकती है 252 के तहत। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है।
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड इसके संस्थापक देश हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। उपरोक्त सभी क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए। क्या आपने इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट किया? अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर करिएगा। तो ये सारे ही कथन आसियान के संदर्भ में सही हैं। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। 5 संस्थापक देश कौन है आसियान के? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मेकिंग इंडिया ग्रेट द प्रॉमिस ऑफ अ रिलक्टेंट ग्लोबल पावर किसकी पुस्तक है? निरुपमा राव की है, शिवशंकर मेनन की है, अपर्णा पांडे की है, या फिर थर्ड ऑप्शन को काट लीजिए। 3 ऑप्शन में बताइए आप लोग। निरुपमा राव की है, शिवशंकर मेनन की है, या फिर अपर्णा पांडे की है? किसकी है? तो मेकिंग इंडिया ग्रेट द प्रॉमिस ऑफ अ रिलक्टेंट ग्लोबल पावर किसकी पुस्तक है? अपर्णा पांडे की। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। भारत की विदेश नीति पर यह किसका कथन है? रूसो का, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, या फिर लाल बहादुर शास्त्री का? किसका ये स्टेटमेंट है? जल्दी से बताइए। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती किस वर्ष बनाई गई? 2016, 2017, 2018, 2019? किस वर्ष में स्वर्ण जयंती बनाया गया है भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों का? जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? 2018 में स्वर्ण जयंती मनाई गई है। आप लोगों को 2 बजे जुड़ना है ताकि आप लोग लाइव चैट में पार्टिसिपेट करके क्विज में पार्टिसिपेट करें। तो एग्जैक्ट 2 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 20-20, 10-10, 50-50 या फिर 30-30? प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपको ये बताना है। और आपके पास 10 सेकंड बाकी हैं। जल्दी से लिखिए अपने आंसर को लाइव चैट में अभी। तो प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 50 और अनुमोदकों की भी 50। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 68? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए अपने आंसर को और बताइए क्या है इसके लिए सही उत्तर। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? अनुच्छेद 71। इसमें आप लोग एक चीज देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन बन रहा था कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए अगर विवाद होता है चुनाव में तो कौन इसका निर्णय करेगा? तो कौन करेगा? आपका कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 3 सप्ताह, 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह। जल्दी से अपने आंसर को करिए। क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए। मैंने टाइम को रोक दिया है यहाँ पे, तो आप लोग को खुद से आंसर करना है। 5 सेकेंड आपके पास है, जल्दी से लिखिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2 सप्ताह। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत, अनुच्छेद 56 के तहत। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? क्या वो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 54 है या अनुच्छेद 56 है? क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से या फिर अमेरिका से? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए लाइव चैट में अभी, और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए बिना बोले ही। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है, किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है, मार्क्स ने कहा है या फिर एंगल्स ने कहा है? किसने ये कहा है कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? क्या है इसके लिए राइट आंसर? बताइए जल्दी से। तो एंगल्स ने ऐसा कहा है कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1866 में सर्वप्रथम किसने किया? जीन ब्रूनहेस ने, टेलर ने, अर्नेस्ट हैकल ने? किसने किया है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में? इसमें भी एक क्वेश्चन और बन रहा है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, कौन से ईयर में किया गया? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ईयर में किया गया? 1866 में। और किसने किया सबसे पहले? अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। किसने ऐसा कहा कि ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो राज्य हमेशा निष्पादित करे, तथा ऐसी भी कोई गतिविधि नहीं है जिसका राज्य ने निष्पादन नहीं किया हो? यानी कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं है जिसका राज्य हमेशा निष्पादन करता रहे, और ऐसी भी कोई गतिविधि नहीं है जिसका राज्य ने कभी निष्पादन ना किया हो। किसने ये कहा है? गार्नर ने, मैकाइवर ने, मैक्स वेबर ने? तो किसने ऐसा कहा है? मैक्स वेबर ने। ब्रिटेन के संदर्भ में शब्दावली प्रधानमंत्री सरकार, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट को किसने गढ़ा? लॉर्ड ब्राइस ने, हन्ना आरेंट ने, मैकफर्सन ने या फिर रिचर्ड क्रॉसमैन ने?
किसने ब्रिटेन के संदर्भ में प्रधानमंत्रीय सरकार प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट को गढ़ा? तो किसने किया? रिचर्ड क्रॉसमैन ने। असम्मित संघवाद, असिमेट्रिक फेडरलिज्म शब्द को किसने गढ़ा? असम्मित संघवाद, असिमेट्रिक फेडरलिज्म शब्द को किसने गढ़ा? चार्ल्स डी डाल्टन ने, केनेथ वर्ल्स ने, फ्रीडमैन ने या फिर रॉबर्ट नॉजिक ने? तो किसने असम्मित संघवाद शब्द को गढ़ा है? जल्दी से लिखें। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? चार्ल्स डी डाल्टन ने असम्मित संघवाद, असिमेट्रिक फेडरलिज्म शब्द को गढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन सी पुस्तकें दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई हैं? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, बाकी की पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? जल्दी से बताइए। तो किसने की है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? दादा भाई नौरोजी ने। कब की है? 1866 में और लंदन में की है। ठीक है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की है। द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन किसकी रचना है? कमला देवी चट्टोपाध्याय की, जे.एस. मिल की, रमाबाई की या फिर केट मिलेट की? द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन किसकी रचना है? जल्दी से बताइए क्या है इसके लिए राइट आंसर। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो के क्वेश्चंस, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यूपी जीआईसी का एग्जाम हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन किसकी रचना है? कमला देवी चट्टोपाध्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अभिसरण सिद्धांत निम्नलिखित के बीच अभिसरण को इंगित करता है? विनिर्माण और कच्चे माल के निर्यातक देशों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रीय हित, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आम नीति की आवश्यकता, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच। अभिसरण सिद्धांत, कन्वर्जेंस थ्योरी किसके बीच अभिसरण को इंगित करता है? किसके बीच अभिसरण को इंगित करता है? उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। माओ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान डैश की क्रांतिकारी भूमिका में है? सर्वहारा और किसान वर्ग के संयोजन में, किसान वर्ग के, सर्वहारा वर्ग के? इनमें से किसके क्रांतिकारी भूमिका माओ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए लाइव चैट में। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? किसान। किसान की क्रांतिकारी भूमिका माओ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
तो इसके साथ अब आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और ज़रूर याद से देंगे। फीडबैक के साथ साथ आपको क्वेश्चन फॉर यू का आंसर भी देना है। तो क्या है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू? नव संस्थावाद जोर देता है राजनीति में एक समूह सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, व्यक्ति और संस्थाओं के बीच संतुलन, व्यक्तियों के बजाय संस्थाओं पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? इन चारों में से क्या है राइट आंसर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और अपना फीडबैक देंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि आपने कितने सही उत्तर आज किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।